आप सबको विदित है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग का काम बताया गया था कि ये हमें करना अनिवार्य है। इसके बाद एक और आदेश आ गया, अभी आ रहे हैं, जा नहीं रहे, वैसे बैठिए, अभी कुर्सी आ रही, 2 मिनट में आ रही। उसमें ढांचागत जो बिल्डिंग है उसकी जांच करवा के रिपोर्ट देनी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद में हम सब लोग कर रहे थे, जो सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा आप सब अपने अपने स्वागत में, एक दूसरे के स्वागत में जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करना। इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ की विपरीत परिस्थितियों में संपन्न हुए चुनाव में माननीय प्रमोद अग्रवाल जी अध्यक्ष चुने गए। और आज पहले ये बेटा बीच में लगा दो, बेटा एक बीच में लगा दो, ऐसे। पहली ये सार्वजनिक बैठक है जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से निवृत्तमान अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे मुक्ति मिली है और जो कांटों का ताज इन्होंने अपने सिर पे पहना है, इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि सरकार की निगाहों में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निवासी ऐसी सॉफ्ट गाय हैं, जब भी कोई काम हो हम इनको पकड़ लेते हैं। हाई कोर्ट की तारीख हो, उसमें जवाब देना हो तो कहते हैं हमने इतनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस भेज दिया है। हमने नोटिस का जवाब जो मिला उसका उल्लेख नहीं करते कि सोसाइटियों ने हमें जवाब भी दिया या नहीं दिया है, परंतु ये जरूर कह देते हैं कि साहब हमने दूसरा सेक्रेटरी भेज दिया और उसमें लिख दिया कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका बिजली पानी काटने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से हमारे यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही थी। और मुझे गर्व और गौरव है कि इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ, जिसकी 95 से अधिक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आजीवन सदस्य हैं, वो निरंतर गतिशील है और वो काम करता रहता है कि किसी प्रकार से भी हमारी सोसाइटियों को कोई ऐसी विपदा ना आए जिससे हमारे को तकलीफ हो जाए। मैं इसको आरंभ करने से साथ ही अपने अध्यक्ष समाज सेवी मीना अपार्टमेंट के निवासी और महासंघ से इसके प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं श्री प्रमोद अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा वो अपना स्वागत भाषण और अध्यक्षीय उद्घोषण आपके सामने। धन्यवाद सुरेश बिंदल जी। आदरणीय मित्रों, नए सत्र की प्रथम बैठक में आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से इस महासंघ का जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है दिल्ली की, उसका मुझे अध्यक्ष आपने चुना। और जैसा बिंदल जी ने कहा कि कांटों का ताज है, मैं ऐसा नहीं समझता। जब तक आप सब मेरे साथ हैं ये कांटों का ताज नहीं हो सकता। और हम प्रयास करेंगे पिछले अनेकों वर्षों से जो भी समस्या हमारे हाईपेक्स सोसाइटीज में आई है, हमने उसको साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उसको दूर किया है। और मुझे गर्व है कि आज तक जितनी भी समस्याएं आई सबका निदान हमने खोजा है।
चाहे वो सरकार से हमें लड़ना पड़ा, दिल्ली सरकार से लड़ना पड़ा, भारत सरकार से लड़ना पड़ा, कॉरपोरेशन से लड़ना पड़ा, कहीं भी हमें जाना पड़ा, हमने उन सब का निराकरण ढूंढा है और बड़ी बखूबी हमने अपनी भूमिका को निभाया है और महासंघ उसमें कामयाब रहा है। अब ये दो चीज़ें जो हमारे सर पर हैं, इनका भी निराकरण के लिए हमने प्रयास किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसमें भी सफल होंगे। और जहां तक स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट का सवाल है, हाई कोर्ट का मामला है, उसमें थोड़ा सा सरकार भी थोड़ी शिथिल रहती है। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए हमने आज आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे जो पैनल पे हैं गवर्नमेंट के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, उनसे हमने बात की। लेकिन जब हमने 5-6 मीटिंग करने के बाद हमें लगा कि हमारे बीच हमने आज अनिल बंसल जी को इन्वाइट किया है, जो बहुत ही रिप्यूटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, और हमें लगा अपनी बातचीत से कि वो हमारे को मदद कर सकते हैं, वो अपनी सेवाएं हमारे लिए दे सकते हैं। बहुत जो भी हमारा बजट है, हमारे बजट में हम उस काम को करा सकते हैं। मित्रों, हम भी चाहते हैं कि हम अपना सेफ्टी ऑडिट कराएं। हम भी जहाँ रहते हैं हमें भी पता होना चाहिए कि हम किस बिल्डिंग में रह रहे हैं और वो सुरक्षित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के साथ इत्तेफाक नहीं रखते कि ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन उसके जो दिशा निर्देश हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। हमारे को समय मिलना चाहिए कि हम समय सीमा के अंदर उसको हम समाप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हम सरकार से अलग से लड़ रहे हैं। उसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन साइड बाय साइड एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि हम इसमें कदम बढ़ाएं और अपना सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए भी हम आगे बढ़ें। उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इनको बुलाया। ये भी अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे और सारी व्यवस्था को देखेंगे। और जहाँ तक वाटर हार्वेस्टिंग का सवाल है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लगभग 40% से 50% सोसाइटियों में ऑलरेडी वाटर हार्वेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है और 20 से 30% सोसाइटियों में ये काम चल रहा है और कई जगह इंस्पेक्शन का भी व्यवस्था चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ये सभी सोसाइटियों में ये समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत मुझे आती लग नहीं रही है। फिर भी अगर जल बोर्ड उसके अंदर कोई तकलीफ पैदा करता है, कोई समस्या पैदा करता है, तो महासंघ आपका उसमें इंटरवीन करेगा, सरकार के पास जाएगा और सरकार से निवेदन करेगा कि हमारे को उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि हम पेनल्टीज वगैरह से बच सकें। उसके लिए हम सब जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है, इमीडिएटली किसी अफसर से टाइम मिल गया, तो हम आप सब लोगों को मैसेज भी डालते हैं। 1 आध 2 3 लोग आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब कभी इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो उसमें आप सब भी अगर 5 7 10 लोग आ जाएं तो उसमें हमें संबल मिलता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है। हम जब किसी अफसर के कमरे में जाते हैं और 10 सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हमारी आवाज में दम बढ़ जाता है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि जब कभी इसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आप सब भी थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि ये काम हम सबका है और हम सबने ही मिलकर के इस काम को करना है। कोई अकेला आदमी इस काम को नहीं कर सकता है। आपका जो साथ हमको मिलेगा, आपका गाइडेंस हमको मिलेगी, तो हम ज्यादा और अच्छे बेहतर तरीके से इस काम को कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे पे चुनौतियां आएंगी हम सफलतापूर्वक उनका निवारण करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिस प्रकार से पहले पुराने वर्षों में जो आप हमारा साथ देते रहे, महासंघ के साथ खड़े रहे, उसी प्रकार से आप महासंघ के साथ खड़े रहेंगे। महासंघ आपका है, आपके लिए है, और जैसा आप निर्देश देंगे, जैसा आप कहेंगे, महासंघ उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा प्रमोद अग्रवाल जी से, वो एक बुके दें, श्री बंसल जी का अभिनंदन करें जो आज के मुख्य वक्ता हैं, जो आपको ज्ञान देंगे। सर थोड़ा सा नीचे करके सर प्लीज। मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट मदन मलिक जी से, वो श्री आयुष बंसल जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। यहाँ आ जाओ, इधर ऊपर करूँ क्या? इससे पहले कि हम बंसल साहब को सुने, मैं निवेदन करूंगा महासंघ के एक डेडिकेटेड महामंत्री जो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, इंटरनेट के ऊपर नई नई चीज़ें खोजते हैं और उसके बाद उस पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। वो नोवा टाइम्स के भी लोकल रिपोर्टर भी
तय हो गए हैं और इस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड पेपर कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं वो मदन खत्री जी आपके तालियों के बीच देखो तालियां बजाते रहोगे तो गलती से भी कोई कोरोना का मरीज आ गया होगा तो बाहर चला जाएगा, इसलिए ताली जोर से बजाना करेंगे। वॉल्यूम कम करेगा। आप दूसरा ले लो। सबका ऐसे है, वॉल्यूम तो वहां से है, थोड़ा दूर करके बोल लो। हेलो हेलो, थोड़ा दूर करके बैठो। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ठीक है भाई साहब। हेलो हेलो ठीक है भैया। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। पिछले लगभग भाई इतना तेज नहीं करो, थोड़ा मंदा करो, आवाज आ जाएगी सबको, यहाँ पे बिना माइक के भी आ जाएगी। हाँ चलो बोलो। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज स्ट्रगल कर रही थी। पिछले कई सालों से सारी सोसाइटीज को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नोटिस मिल रहे थे, पेनल्टी रेज हो रही थी, बिल में डिस्कनेक्शन के नोटिस आ रहे थे। आवाज कम कर दो भैया और बस, और छोड़ दो, तुम पहले छोड़ के दे। डिस्कनेक्शन के नोटिस आ रहे थे। उसी के बाद सडनली सोसाइटी हेलो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के नोटिस आए। इनिशियली हमारी मेंबर सोसाइटीज ने या बाकी सोसाइटियों ने भी उसको उतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर भी हुए और उसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हुआ। डिस्कशन शुरू होने के बाद में सेकंड नोटिस, रिपीट नोटिस आया सोसाइटीज को और नोटिस की टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी पड़ताल की गई। बीच में महासंघ से बिंदल साहब, प्रमोद जी, मैं, हमारे और साथी 3 या 4 बार महासंघ के महापौर के साथ में स्टैंडिंग कमेटी कमिश्नर के साथ में मीटिंग भी करके आए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग के साथ में भी मीटिंग हुई, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के साथ भी मीटिंग हुई। अनफॉर्चुनेटली इसकी वैधानिकता क्या है, क्या लागू है, एमसीडी से सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, तो उसकी खोजबीन शुरू करनी पड़ी। उसकी खोजबीन में यह आया कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से एक जेंटलमैन एडवोकेट है श्री अर्पित भार्गव, जिन्होंने दिल्ली की बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। उस केस के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की 5 लोकल बॉडी, दिल्ली में 5 लोकल बॉडीज है, 3 म्युनिसिपल कारपोरेशन, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन और एक कंटेनमेंट बोर्ड, 5 को बुलाया। 5 से पूछा गया, जिन्होंने कोर्ट में ये सबमिट कर रखा है कि दिल्ली में करीब 33 लाख बिल्डिंग है, जिसमें से 75% बिना नक्शे के अनप्लान्ड बनी हुई है, 25% नक्शे से बनी है लेकिन उसका भी कंप्लायंस नहीं लिया गया, इसलिए वो भी उनके हिसाब से अनप्लान्ड है, मतलब पूरी दिल्ली अनप्लान्ड है। उसके बेसिस पे कोर्ट ने उन सबको कंटेम्प्ट का आदेश करते हुए अपनी एक दिशा निर्देश किए, दिल्ली गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिया कि आप इसकी पॉलिसी बनाएंगे और जल्दी से जल्दी पॉलिसी लागू करेंगे। और पॉलिसी लागू कर रही थी 5 एमसीडी ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना के नोटिफाई की, जिसमें उन्होंने 3-4 कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन कि ये पूरा 3 साल का टेन्योर फिक्स किया, जिसमें वो सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे बिल्डिंग्स का। उस सेफ्टी ऑडिट में सबसे पहले हाई रिस्क बिल्डिंग को लिया जाएगा, फिर मॉडरेट रिस्क को लिया जाएगा, फिर लो रिस्क को लिया जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी, क्योंकि ये सभी के लिए नया सब्जेक्ट था, नया सब्जेक्ट होने के नाते दिल्ली गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि इसका खर्चा कितना आएगा या कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो जिम्मेवारी लोकल बॉडीज की डाली। क्योंकि हमारे में से किसी को भी ये नहीं पता था कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करने के लिए हमारे को करना क्या है,
टेस्ट करने हैं तो कौन से करने हैं, कितने करने हैं, कॉलम पे करने हैं, बीम पे करने हैं, छत पे करने हैं, दीवार पे करने हैं, जमीन पे करने हैं, कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके लिए हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान अनफॉर्चुनेटली पिछला 1 साल पूरा कोरोना का साल गया और ये मीटिंग में उतनी जल्दी ऑफिसर्स अवेलेबल भी नहीं हुए, लेकिन बैकग्राउंड में एमसीडी के ऑफिसर ने नोटिस देना जारी रखा, यहां तक कि विद इन 3 मंथ सोसाइटी को 3rd नोटिस तक इशू कर दिया गया, जिसमें पानी बिजली काटने की धमकी भी दे दी गई। उसी नोटिस को आते ही जस्ट सेम डे विद इन 24 आवर महासंघ का डेलीगेशन मेयर ईडीएमसी के रूम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एडिशनल कमिश्नर के साथ में मीटिंग किया और वहां पर क्लियर बोल दिया गया कि ये आपकी मतलब बेसिकली बोला जाए तो दादागिरी नहीं चलेगी, आप ऐसे किसी को नहीं धमका सकते कि आपकी सोसाइटी का बिजली पानी काट दिया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था महासंघ ने। उसके बाद में ये चलता रहा कि क्या कराना है, कैसे कराना है। तो टेक्निकली इसमें 3-4 इश्यूज आते हैं। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हम करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं। इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है किसी को पता नहीं, एमसीडी बताने को तैयार नहीं। उसके बाद में लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है। तो जब ये पूरा का पूरा सर्वे चल रहा था, हम लोग सर्च कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो सडनली लास्ट वीक में एक आप लोग भी लगे हुए हैं, सर्वे करवा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आया। जिस सर्टिफिकेट की लैंग्वेज देख के हमारे को लगा कि यस ये एक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट है, जिसमें टेक्निकल और लीगल दोनों चीजें बड़े स्पष्ट क्लियर है और बड़े छोटे से उसमें क्लियर है। वो सर्टिफिकेट था भारत अपार्टमेंट का। भारत अपार्टमेंट से तुरंत संपर्क किया गया, मिस्टर बंसल से उन्होंने काम करवाया था, मिस्टर बंसल से संपर्क किया गया, इनको बुलवाया गया, डिस्कशन किया गया। बेसिक चीजें इसमें 2 आती थी कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसकी क्लैरिटी कहां से मिली, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड में क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्या टेस्ट होने हैं, कितने होने हैं, क्यों होने हैं, कहां होने हैं, जो आज तक कोई नहीं बता रहा था और जानबूझ के नहीं बता रहे थे। दूसरी बात, उस टेस्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो आईएस कोड में लिखी हुई है। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई। जब मिस्टर बंसल से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि एक टेस्ट ये जरूरी है, उसके बाद दूसरा टेस्ट वो मिस्टर बंसल ही बताएंगे, मैं बताऊंगा तो उसका इंपैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। तो ये टेस्ट जरूरी है, ये टेस्ट जरूरी है और ये फेल करता तो ये टेस्ट जरूरी है। उस बारे में जब हमारे को लगा, हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, तो हमने बंसल साहब से रिक्वेस्ट किया कि हम एक सोसाइटीज की मीटिंग करते हैं और वहां पर आप अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन दीजिए और उसके बाद में जो सोसाइटी आपसे बात करना चाहेगी वो बात कर लेगी। मिस्टर बंसल एग्री कर गए। तो आज उसी कड़ी में हमने मिस्टर बंसल को बुलवाया हुआ है, इनकी बाकी टीम भी यहाँ पर है, प्रेजेंटेशन भी है। आप लोग टेक्निकली समझने की कोशिश करें, उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके ऊपर चले। फ्री ऑप्शन है सबके सामने। तो मैं बंसल साहब अभी 2-3 चीजें और थी इसमें। इस 1 साल में एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऊपर हुआ, उसके बाद में कुछ सोसाइटीज को नोटिस आए हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उसके ऊपर भी पेनल्टी लग रही है। उसके बाद में प्रॉपर्टी सर्वे का एक इशू आया जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया एक 3rd पार्टी को लाइसेंस दे दिया बेसिकली कि वो घर घर जाके फोटो खींचेगा प्रॉपर्टी का आईडी जनरेट करने के लिए। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मीटिंग बिंदल साहब, प्रमोद जी, मैं 4-5 लोग और थे, गए थे और उनके एडिशनल कमिश्नर जो एसएसआर एंड कलेक्टर के बाद उनको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देके आए थे, मीटिंग करके आए थे और उसका भी क्लैरिटी कर दी गई थी कि डोर टू डोर फोटोग्राफ कोई नहीं करेगा, सिर्फ सोसाइटी की जनरल रिक्वायरमेंट जो जनरल आइडेंटिटी है उसको वो नोट करेगा और उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करेगा। ये अभी पिछले साल में जो काम है, जो सोसाइटी सफर कर रही है और उसके ऊपर अब महासंघ काम कर रहा है, वो कुछ इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना बंद कर दें, नहीं तो ये बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मदन खत्री जी, आपने बड़ी विस्तृत बैकग्राउंड आपके सामने रखी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुगलानी जी से, वो श्री अनिल कुमार बंसल जी का परिचय आपसे करवाएं। माइक दे देना भैया, मांग रहा हूँ तेरे से। हेलो अध्यक्ष जी, मित्रगण, हमारे बीच आज अनिल कुमार बंसल जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट
2006 में IEL के साथ जुड़े रहे और अपना स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में आपने काम किया, उसके कंसल्टेंट रहे। आपने एक कंपनी स्लिप टेक जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक इनका के साथ जुड़ी रही, इनकी जो स्ट्रक्चर सेफ्टी इनकी बिल्डिंग्स का आप देखते रहे। और आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की डिजाइनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग। अपने पिछले 5 साल से स्लिप टेक उसने बहुत अच्छा काम किया और मल्टी स्टोरी में जो द्वारका की कई मल्टी स्टोरीज के लिए आपने काम किया और क्या कहते हैं PMC रीइंफोर्समेंटिंग, रिहेबिलिटेशन, स्ट्रक्चर और 4 स्टोरीज का आपने इसमें पूरी वर्किंग की। आज जो MCD की गाइडलाइंस है उसके जो क्या कहते हैं 40 सोसाइटियों का आपने ऑडिट किया है, 15 स्कूल जो इस दिल्ली में वो भी आपने ऑडिट किए हैं और अपना जो SBI का हेड ऑफिस है वो एक्सप्रेस बिल्डिंग ITO पे और न्यू दिल्ली हाउस 12 खंबा रोड पे आप स्ट्रक्चर सेफ्टी के मामले में आपने इनका आपने इनका सर्वे किया। मैं आप सबसे कहूंगा एक बार जोरदार तालियों से। मैं निवेदन करूंगा चंद्रशेखर जी से, एडवोकेट चंद्रशेखर जी से वो आए और एक अंग वस्त्र भेंट कर बंसल जी का अभिनंदन करें। बंसल साहब के साथ उनके 2 सहयोगी भी हैं, मिस्टर आयुष बंसल। उनका भी परिचय करा। आप सिविल इंजीनियर हैं झांसी गवर्नमेंट कॉलेज से और उसके बाद MBA किया IIT मतलब और सीनियर इंजीनियर के नाते स्लिप टेक के साथ आप जुड़े हैं और मैं यहाँ आप सबके समक्ष उनका अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। आ जाए जरा आयुष। मैं निवेदन करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष महासंघ के ब्रदर्स अपार्टमेंट से श्री PP जैन साहब से, वो भी एक अंग वस्त्र देके। भाई साहब ये पीयूष जी घूम के जरा खोल लो इसको पूरा। मैं आमंत्रित करूंगा महिमा खंडेलवाल जी, आप जियो टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, एक बार आए। जोरदार पढ़ लो। आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है जियो टेक्निकल फील्ड के अंदर। आपने मास्टर किया सॉइल डायनेमिक्स में फ्रॉम IIT रुड़की 2016 में और एक्सपर्टीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिजाइनिंग में। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप एक बार जोरदार तालियां। मैं कलोल अपार्टमेंट की सेक्रेटरी निवेदन करूंगा, वो भी एक अंग वस्त्र भेंट करके इस बच्चे। मैडम उधर आ जाइए, इधर आ जाओ, आगे चला जाना। बैठो बैठो बंदर साहब, कोई बात नहीं। अंदर चला जाओ। मंदाकिनी जी अभिनंदन कर रहे हैं बिटिया का। ताली कम बज रहे हैं। अब मैं जिसकी बड़ी उत्सुकता से आप इंतजार कर रहे हैं, ये माइक दे रहा हूँ बंसल साहब को। वो जो प्रेजेंटेशन करना चाहें वो प्रेजेंटेशन करें, जो कार्रवाई करना चाहे करें। आए हुए सभी पदाधिकारियों का जो कि डिफरेंट सोसाइटी से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय बिंदल साहब का, प्रमोद अग्रवाल साहब का और खत्री साहब का मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि
प्रमोद जी ने कहा कि जो भी समस्या सोसाइटीज के लिए आती हैं उसमें महासंघ एकजुट होकर के उस समस्या को समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दिशा में महासंघ के पदाधिकारियों ने मुझे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके एक बहुत ही मेरे ऊपर एक ऑनर दिया है। शायद मैं उस ऑनर के काबिल हूं या नहीं, ये मेरा Water harvesting, so that we will discuss in the further sections. Now the structure design, we design structure for the anticipated loads, and we have provided structure consultancy for various residential buildings, commercial buildings, industrial buildings, and other schools, colleges, malls, cinema halls, and etc. For so many different sectors, we have provided structural consultancy. So regarding the project management, so we have offered project management consultancy for various societies in Dwarka and Gurgaon for their civil work and for their retrofitting work. We also offer estimation for construction cost and also offer estimation for insurance claim in case of any calamities like fire or earthquake. SlipTech also offers architectural design such as landscaping and space planning, interiors for so many different residential buildings, commercial buildings. We are also associated with DAV Public School as lead architect. Okay, so these are the various sectors where we have actually, we are providing our services like sewage treatment plant. We have also designed sewage treatment plant under Smart City Mission. We have designed from 1 MLD to 15 MLD for various locations in Ambala, Katni, Amritsar, Faridabad, etc. Then we also provide soil investigations. We provide foundation designs. We provide topographic survey. We provide soil investigation reports. Then, as I already told you, we have in schools and colleges we are as a lead architect, or we are also providing our services as structural engineers. Then bank, as I has already told you, we are empaneled with various banks. Then high-rise building, we are working as an architect. We are also providing our services for the structural consultancies in the high-rise buildings and also for the foundation designs. Then interior designs, then again as an architect, we are providing interior designs, landscaping and other for residential as well as for commercial buildings. So these are the principles of our company, SlipTech. So Mr. A.K. Bansal, who is the founder of our company, he has more than 38 years of experience in civil engineering and in structural engineering. Then Mr. S.K. Bansal, who is a technical consultant of our company, he has experience of more than 35 years of experience in civil engineering and structural engineering. Then our lead architect, Ms. Anshul Bansal, she has more than 15 years of experience in architecture. Then Mr. Ayush Bansal, he is senior engineer and he did his master's MBA from IIT Delhi and he has more than 5 years of experience. So these are our clients. Now I would request our colleague Mr. Ayush Bansal to proceed further and to discuss about the structural audit. Thank you. Thank you, Mahima. Now I will be covering structure audit for which we are here. I am Ayush Bansal. In structure audit, these are the topics which we are going to cover. What is the purpose of structure audit? Why is structure audit important? And what are the stages of a structure audit? And what should be its frequency? Next. First, what is the purpose? We need to provide a premise that is safe, risk-free and habitable. What do we mean by safe, risk-free and habitable? It is just not only the RCC element, it also covers the electrical, plumbing and firefighting part. We need to cover all the aspects that make the premises safe. It's not just limited to testing only or non-destructive testing of elements only. We cover a vast range. We cover all the ranges. Like for example, I can say, when we go to society, as Sir has said, we have done many societies. There is a condition, they have great plaster on their facade
and that plaster sometimes fall here and there without any indication. Now we identify those areas, okay, these are the gray areas, and we suggest the society to, okay, demolish the whole facade and bring a new facade for the so that there is no loss to life or any property. So this is the purpose. As everyone has already said, this is a mandate by Delhi High Court also, that and the direction by Delhi High Court that audit should be carried out. Or audit can be carried out only by the impaneled person because a certificate is issued to MCD or DDA, whichever is the case, certifying that whether the building is safe or unsafe, or part of the building is safe or unsafe. It can be that all the building is safe, but certain parts are unsafe and yet need to be reported to MCD. Stages, I'll quickly go through these stages. There are primarily three stages. First is visual inspection, second is non-destructive testing, and third is analysis and submission of report. I'll quickly cover these three in next slide. First, yeah, I would like to tell now, as Mr. Khatri has told, that on what basis these stages has come. It is written in National Building Code that these stages should be covered during the structural audit. This process has been in detail identified and documented. That's why we are saying that three stages will have to cross. Yes, please. yes, as sir has correctly said, now we will cover the visual inspection part. Next. Visual inspection. Now visual inspection is the most important part. It is mentioned in CPWD manual of repair and rehabilitation that during visual inspection, all the defect of the building should be marked in the drawing. The team should be so much capable that they can identify what are the deformations, if any, what was the grade of the construction used, what was the construction sequence. All these data is collected in visual inspection. Based on visual inspection only, we decide what tests need to be carried in the society. It's not necessary that there are around 20 tests, that all the 20 tests should be carried out in the society. It has to be done after the visual inspection. Like, these are, yes, now non-destructive testing. On the basis of visual inspection, we see which areas we need to cater to. Are we looking for the concrete, checking the concrete strength, or are we looking for the steel strength, or are we looking for the both? As far as our societies are concerned, in most cases, we are checking concrete strength because there are no exposed reinforcement for which steel strength need to be checked. The societies are well maintained and well equipped, so we do not have to go for steel strength. We generally just stick to concrete strength only. The concrete strength testing procedure is listed here. First, we do the rebound hammer test. Rebound hammer test is done on the mass scale. We try to cover all the RCC elements that are visible, all the columns, all the beam and slabs. On mass scale we do it, and we check the value of the strength of the concrete. If the value is low or it is in doubtful condition, then we proceed to next test, that is ultra pulse velocity test. I have the ultra pulse velocity test machine here also. I'll show you later. In ultra pulse velocity test, we try to check what is the strength of the concrete, if it has disintegrated or it is intact. Based on the IS criteria, if velocity is greater than 3 or less than 3, we proceed to next test, that is core cutting test. Now, core cutting test is listed under non-destructive, but it is a partly destructive test. We take out a core or we take out a sample of the element from column, beam or slab, and after taking that sample, we take it into the lab and check the concrete strength by manually pushing the bar at which strength the concrete breaks. So the issue it creates, or why it is not done on mass scale, is because we are taking out a sample and it leaves a mark on the column or beam. It's a permanent damage we have done to the structure. So core strength is done selectively and not on the mass scale. After rebound UPV, when we need to confirm, it is like a confirmatory test.
then only we go for core cutting test. One more test is present pH value test. It's a simple test. We take the litmus paper and we try to check the alkalinity of the concrete. If it is going to prone to concrete, if it has become acidic, it will be more prone to corrosion. Sorry, and if it is not alkaline, then it is safe. So it's a simple pH value is a simple test, and it just gives a fair idea of what condition the concrete is in. After that, we cover 3 tests for steel strength. One is ferro scanning. Ferro scanning is does not give any information about the current scenario. It just tells us what steel was put in the column of beam. We check with the construction drawing which the society have. Is the mentioned in drawings, the steel mentioned in drawing is present in the column of beam or not? So it just gives a fair idea of the present conditions. Then half cell potential is a test to check the corrosion of the steel. In this test, we take out a sample of the steel. That means we chip off the concrete, or if the reinforcement is exposed, then we pass current through it and we check the voltage. Now, when voltage passes through the complete cell, we have IS code has criteria. If the voltage is lying between this range, then it is not corroded or it is not prone to concrete. And if the voltage is low, that means it is more prone to concrete. That is half cell potential test. Then corrosion test. Like we are going from above, core cutting test was a final test. Similarly, here corrosion test, we cut out the sample of steel from the beam or column, and then it is sent to lab to check what actual corrosion has been put on steel. So, as I said that these tests are now, as we are moving toward more confirmation, these tests are leaving a mark, leaving a permanent mark. So it is not very advisable to go for mass scale core cutting or corrosion test. On selective basis, it is done. Here, If the old drawings are not available, then how do we go for that? क्वेश्चन आंसर बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में sir, आप now लिख लीजिए सब चीजें अपने कागज पे लिख लीजिए क्या सवाल पूछना है I will explain bit in say non-technical terms. Our structural elements are made up of concrete and steel. The objective of these tests, the objective of government that we should go for structural audit is basically they want to understand whether the present condition of structural member are capable of taking the imposed load which are supposed to come on the building. For example, now code has changed. So they are saying code has changed means the seismic zone has been changed. India is divided into 5 zones. Our Delhi was in zone 3. When we say zone 3, it means in reactor scale, we are supposed to face up to 3.5 reactor scale. But now it has been classified into zone 4. It has come 6.2. So government wants that whether our present structure can take this force or not. This is the basic objective. Now, as I told, any structural element consists of 2 parts. One is concrete, another is steel. In our cases, in these societies, as Ayush has properly maintained, we try to find out with these tests what is the residual concrete strength as on today. When it has been made, then its strength must be M25. There is a grade, 25 means 25 Newton per millimeter square that concrete surface can take. It means at 25 it will get crushed. So we try to find out by all these tests what is the present strength. When with this strength we go for the analysis. Now most of these societies are built in a good condition, means most of them are not by builders. So their strength, what we found today is more than 18 or 20. Then code says
If your strength is less than 15 Newton per millimeter square, then you have to go for retrofitting, means upgradation or strengthening of the members is required, and only for those members. Similarly, when most of the structures members are below 15, then we have to go for steel. We have to now strengthen the structures, so we should try to find out what is the strength of steel left, because these are the two components together will make the total strength. So that's why that we go for steel. But here it is not like that. If we talk about the Dwarka, there are about 182 societies. In most of them, not only concrete has failed, there is a vertical cracks. 20-story buildings from basement to top floor, complete cracks are there. Steel is also eroded. Once concrete is cracked, steel is inside, it gets exposed and corrosion starts. So there we have to do all these tests also. And even then, our codes are so strong that we can rectify it. It is not nothing like that कि rectify नहीं किया जा सकता, तो उसे हम लोग rectify कर लेते हैं. इसी basis पे हम लोग strength भी बता देते हैं कि भाई balance life structure की कितनी है. So that is all written in the codes. On that basis we do. So that's the reason why we will go for this. So next is what are the report content which we submit to MCD. These are primary classification, 9 classification. First is the covering letter. By covering letter means on our letterhead or anyone's letterhead, it is clearly written whether the building is safe or unsafe or partly safe or partly unsafe. It has to be clearly mentioned, and on top of it, it has to be submitted to MCD. It is backed by certain licenses and degrees. That means license of the consultant who performed it, what was his qualification, those proof are attached in the report. After that, there is a 15-page structure report, audit report which we call it, that summarizes our findings, mentions the name of our team which went there, what was their qualification, mentions the lab which performed these tests, and what was the result of the test, and then what are our recommendations. The fourth number. It forms a part which is clearly stated. It is important to state the people also who conducted the audit. Fifth part is the execution schedule. We tell the MCD and to society also what was the timeline in which all these things were done. Starting from the visual inspection to the submission of date, all the points are covered in execution schedule. Then there are certain annexures supporting the report. And by annexures I mean there is one annexure on which we will write the readings which have been taken out after we have done test, and what is the conclusion of that particular test. There is like 2-3 annexures based on the number of tests, and that is attached as annexure. Then another annexure is attached photography record. Photography record provides an evidence or provides clarity how the testing was done, where it was done, and how the classification of the society was done. I will cover the classification of society later on. Calibration of equipment's calibration certificate are also attached. Then drawings are attached. Here I will say, in drawings, please be on that slide only. Yes. In drawings, we suppose there is a particular society and they have different towers or blocks. Each block is divided into grids, horizontal and vertical grids. Say if this is our point, this mobile phone is the point, we give it 2 directions, A and 1. So this point is now known as A1. Now all the things in the report will be classified on this A1. The reading which has come will be on the point A1, floor will be on A1, different floors. All the society is divided into points, and these are mentioned in the drawings. All the readings are also mentioned in the drawings, so it summarizes everything in a pictorial form, and drawing provide as an evidence की so कहाँ पे क्या readings आई थी. Like I can show you this drawing also I have here for Bharat apartment. Every point has been now
okay, testing was done on some column. Which column? Now we need to identify that column. So we identify that this is the column which was here and this was the reading. These drawings are taken by taken from the society. They have their submission drawings and other records. If it is not present, then we prepare these drawings and mark them. Next, please. Now I have here some equipments also, like I am telling you about the first test, that was ribbon hammer test. So this is a ribbon hammer test which we perform, which we take on the side. It has a plunger here. We push it against the element. We push it like this. इसके पैसे नहीं देने भैया। So this sound is the rebound. That sound came, this is the rebound. Now on this scale we have what was the rebound number at this point. To be more specific, that we do not hit any say pointed area, the code specifies that you should take minimum 6 readings for one particular junction. We take 9 readings and average of that value is calculated. For that particular average, then graph is plotted and strength is calculated. So this is a typical. Then next is UPV test. We are covering this UPV test here. UPV test. This machine has 2 elements, one cathode and one anode. Very simple philosophy that it has. Rays are sent from the cathode and collected at the anode. If the concrete is dense, it has not disintegrated, the velocity will be higher because it takes time to reach that point. If it has disintegrated, the concrete has disintegrated, it has void, velocity will be low. So this is calculated from this machine, and based on the criteria listed by the code, it is said if it is below 3, it is okay. If it is greater than, if it is below 3, it is poor, and if it is greater than 3, it is acceptable. These, I said, one is receiver and another is transmitter, that is cathode and anode. Rays are sent from the one end and collected at the other end. This is UPV test. Now, ribbon hammer test and UPV test are surely conducted to be sure that our strength is okay. Now core cutting will be based on this result. Now it is not mandatory to do core cutting. If we think after the analysis of this report that we need to go further, then core cutting is done. This is a core cutting which we conducted somewhere. Now the core, after the core is cut, the floor is mentioned, it is basement, the date is mentioned, and the grid number is mentioned. As I am saying, everything is divided into grid, and that is our identification mark. Based on the identification mark, everything can be read. These are a certain list of societies which we have undertaken as per MCD norms. We have done structural audit we have been doing structural audit from past 5 years in Dwarka, in Jodhpur. But as far as this MCD circular is concerned, we have done these societies in your vicinity. This is IP extension area. We have already done and submitted the report. This is Mayur Vihar. Kindly tell the names. Names. IP extension. We have done Tarang apartment, Ekta Garden, Chetna apartment, Bharat apartment, Milan and Ajanta. Testing has been completed this week and report will be submitted in Tuesday or Wednesday. And 28 apartment testing has been also completed today, and we will be submitting the report in a day or two. So these are the societies we have covered in IP extension. Now, for our next topic, that is rainwater harvesting, I'll request Mahima to take over, and she will explain you rainwater harvesting. बीच में 1 मिनट में इंटरप्ट करूँगा। 1 मिनट। अभी आपको ये लगेगा कि बहुत भारी भरकम हो गया है, तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में जो डे टू डे हम आपस में बातचीत करते हैं उस बातचीत में समराइज कर दूं इसको। जो ये टोटल 7 या 8 टेस्ट बताए हैं, उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है विजुअल, जो सब हम लोग देखते हैं। ये लोग एक्सपर्ट हैं, इन्हें देख के कुछ ज़्यादा पता लग जाता है, हमें उतना पता नहीं लगता।
दूसरा टेस्ट आता है रिबाउंड हैमर मशीन, जो इन्होंने अभी शो की है, रिबाउंड हैमर मशीन। वो ये करते हैं, उससे इनको जहां जहां भी जो स्ट्रक्चर आप चेक करवा रहे हैं उसका एक स्ट्रेंथ पता लगने का अंदाजा लग जाता है कि रिबाउंड में कितने प्रेशर से वो बैक आता है हिट करके, और उसकी साउंड कैसी होती है, ऑटोमेटिक मेजरमेंट होती है, तो पता लग जाता है। अब रिबाउंड के बाद में ये दोनों कंपलसरी टाइप के हो गए। यूपीवी हो गया, जिसमें अल्ट्रासाउंड के हिसाब से वो चेक करते हैं। यूपीवी अगर फेल होता है तब कोर कटिंग होता है। यूपीवी फेल नहीं होता, आपका विजुअल पास हो गया, आपका रिबाउंड पास हो गया, आपका यूपीवी पास हो गया, तो ऑलमोस्ट आप सेफ आ गए और इनका सर्टिफिकेट बनाने का काम हो जाता है। बाकी टेस्ट उसके बाद सीरीज में जरूरी होते हैं। यूपीवी में फेल हुए तो कोर कटिंग। कोर कटिंग में क्या होता है, जैसे हम ड्रिल करते हैं, ये एक होलो ड्रिल होती है जिसमें राउंड शेप में पूरा का पूरा कोर उसकी बाहर निकाल जाते हैं और उसको वो लैब में भेज देते हैं। लैब में उसकी स्ट्रेंथ चेक कर ली जाती है, उसमें जो सरिया कट के आता है, जो स्टील चेक करके आता है, लेकिन वो इनके बाद ही होता है। पीएच वैल्यू एक मतलब उस टाइप का टेस्ट है कि आप अगर पीएच वैल्यू पता है तो पता लग जाएगा कि ये कोरोजन कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। अगर एसिडिक हो गया तो फास्ट चल रहा है, तो नीचे से सीपेज आ रही है या एसिडिटी बन रही है, उसको करेक्टिव मेजर लेंगे तो उसमें आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं। फेरो स्कैनिंग में आपके सरिये में कितना जंग लग चुका है वो पता लगेगा, और कोरोजन भी उसी का पार्ट है, वो दोनों एस्टेब्लिश करते हैं इसके बाद में। तो ये एक जनरल है। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से भी, और एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी, आप सभी से ये कि नॉर्मली हम लोग कराते हैं, इनकी ये फीलिंग थी कि हमने कॉलम का टेस्ट करा लिया, बीम का टेस्ट करा लिया, लेकिन जो रूफ है जिसमें भी सरिये हैं और जो रूफ कोलैप्स का भी एक दो केस हुए हैं, हम वो नहीं कराते हैं। पर्सनल रीजन से हम एंट्री नहीं करने देंगे। तो प्लीज जहां जहां जरूरत पड़े आप रूफ का, स्लैब का भी जरूर टेस्ट कराएं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैंडेटरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो जो इनके बिल्डिंग कोड 2011 या 12 के उसके हिसाब आप टेस्ट करते हैं, तो आप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 2011 के ऊपर ना जाके जो लेटेस्ट 2020-21 का चल रहा है उसके हिसाब से टेस्ट करें। तो ये आप दोनों से रिक्वेस्ट है। सुझाव बाद में दे देना। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं? अब ये चलिए आपसे क्वेश्चन ऑन दिस। अभी वो वाटर हार्वेस्टिंग Very small portion she will be covering, then we will be coming to cross section. We are just covering rainwater harvesting also. It's just Very, brief. very small, it will be 1 or 2 minutes more than that. Please be brief on it. Okay, so next thing we will do to the rainwater harvesting. So first thing is, what is rainwater harvesting system? So I think rainwater harvesting is a very simple process to conserve water by collecting, transferring, storing and purifying it. Okay, so once the rainfall occurs and the runoff from your roofs and from your parking areas, so we used to collect that and then we used to use that water to recharge the groundwater. Okay, now the thing is, it is actually required to have this rainwater harvesting design from an empaneled consultancy, and also it is advisable that to have this construction of rainwater system through some empaneled contractor. As I have already told you that we SLIPTech are empaneled in Delhi Jal Board for the rain harvesting system design, and our sister company Eco Construction is empaneled for the construction of rainwater harvesting in Delhi Jal Board. Okay, so now the next thing is, what is the importance of rainwater harvesting? Okay, so I think rainwater harvesting is one of the best method to conserve the water. And I think everyone, today we all are aware that the scarcity of good quality of water is of high concern. So it is required to conserve the water for our future generation, for our future needs. Also, Delhi Jal Board has made it mandatory for all the properties having a surface area more than 100 square meter to have a functional rainwater harvesting system. Now these are the factors which affect the rainwater harvesting system that will cover in next slides. Now in Delhi, the rainwater harvesting system shall be designed as per the guidelines of Delhi Jal Board. So these are the components of rainwater harvesting system. So this is basically the catchment, which is generally the area where the rainfall occurs. Then the conveyance system. So once we have rainfall at the catchment, so the transfer of that rainfall from catchment to the recharge pit is the conveyance system. Then the tanks and recharge. So tank and recharge is basically the tank where we collect this rainwater, and then the filter media. So filter media is actually to
into this and it will collect here. This is overflow pipe. So it is also mandatory to have an overflow pipe, and this will be connected to the municipal drain. So in case of any overflow of water, then this will be directed to the municipal drain. Then this is the filter. So filter is basically a layer of different materials that will combinedly act as a filter to remove the pollutants. So here we have the one layer of geosynthetic textile. Then we have around 0.2 meters of layer of sand. Then we have activated carbons, charcoal, and then we have brick beds that we can also take as boulders. Okay. Now to explain it further, I would like to take a case study of Nagarjuna apartment, where we have recently designed this rainwater harvesting system. So as you can see, in this particular apartment, there were basically five towers, but we, for this, only for the explanation purpose, we have considered 2 only. Okay, so as you can see, this is one tower, this is another tower, block D and block E. So this is the roof, so this can be considered as the catchment area. Now these circles, these green circles, if you can see, so these were the existing vertical pipes. Now, at few locations, these vertical pipes were passing through the balconies, and people have their washing machine in their balconies, so the caustic water was entering into this vertical pipes. So there we need to install new vertical pipes, and then these vertical pipes, so it is recommended to have one catch basin for every vertical pipe. But if 2 vertical pipes are in a very close vicinity, then we can have one single catch basin to serve both of them. Now these, if you can see, this is purple color. So this is a catch basin, and there is a pipe connecting all those catch basins. So from one catch basin to another catch basin, this arrow is showing the direction of flow of water. So this is the complete layout of the rainwater harvesting. So from one catch basin to another, so we are transferring the water, and the water will flow in this direction and from here to here. Similarly, from this catch basin to this catch basin. And then all the water from this particular tower will connect to this catch basin. Similarly, from this tower also, the water flow in this direction and from here in this direction. And ultimately, this will be our master catch basin. So this will collect all the water from block D as well as from the block E, and this is the master catch basin, which is just before this this recharge pit. So all the water in this catch basin will be flown into this recharge pit. As you can see here, this is the master catch basin, and the water will inflow to this recharge pit. So this recharge pit is basically a framed RCC structure. And as per the Delhi Jal Board guidelines, it has to be designed for 1 hour of rainfall over 80% of catchment area. So in Delhi, if we approximate calculate it, so for an society which have a catchment area of around 50,000 square feet, so the requirement of this recharge pit would be around 1 lakh of liters. So this is all about this recharge pit. Okay, now this is very important that these are 2 portals for Delhi Jal Board where the society actually has to apply for the rainwater harvesting. Also we can apply on behalf of society. So this is one portal, so where we have to provide all the information related to the filter media, related to the dimensions of the recharge pit, and also about the catchment area. And there is one more portal. This is the portal which is specifically for CGHS societies. So here we need to upload the certificate for the rainwater harvesting for its functionality. So these are the 2 portals where society has to apply, or we can apply on behalf of society. अब बंसल साहब आप शुरू करें। जी सर। अब जो सवाल आपके दिमाग में है वो आप लिख लें, बारी बारी से हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे आपस में, और जो खड़े हैं उनसे माफी के संग कहता हूँ थोड़ा जल्दी आ जाते तो कुर्सी जरूर मिल जाती। I am thankful to my team that they have given the presentation. हाँ sir. Now you have listened to my team. I have called Mr. Garwal, who is my client also. Now, as a client, I want what is his feedback
on our way of working. Sir. थैंक यू बंसल साहब। ये मैं कोरोना आप तो राजदूत रहे हैं तो मैं कोरोना में पहली बार ही बाहर निकला हूँ आज। जब भी कोरोना खत्म हो गया। ऐसा है कि मेरे को लगता है आप लोग को एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं। कारण बता रहा हूँ, हमने बंसल 18 जून को एमसीडी ने पेपर में ऐड दिया था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए, और हमको चिट्ठी मिली 10 जुलाई को। 10 जुलाई के पहले हमने बंसल साहब को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और हमने गलती एमसीडी की ये थी कि इन्होंने डिसमिनेट नहीं किया कि ये लोग इम्पैनल किए हुए आप उनको कॉन्ट्रैक्ट करिए, ये दिक्कत थी। और हमने 5-7 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किया, और बंसल साहब के रेट उनसे 25% थे। जो दूसरे लोगों ने रेट दिया, बंसल साहब का रेट उसका 25%। और इन्होंने, हमको लगता सबसे पहला शायद हमारा ही था। यस सर, आपका पहला था। क्योंकि हमारे तो चिट्ठी आने के पहले काम चालू हो गया। जी सर। तो इन्होंने 15 दिन इनके एक हफ्ता तक इनके आयुष था, और 3-4 टीम लगी रही। 15 दिन में तो इन्होंने 20 दिन में रिपोर्ट जमा कर दी हमारी। तो हमारी पहली रिपोर्ट जमा हो। और देखिए, इसमें मैं नहीं समझता, मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों ने इतना डिले क्यों किया। एक तो ये मैंडेटरी है, ये ग्रीन ट्राइब्यूनल का डिसीजन है, उसका हाई कोर्ट 3 साल से सरकार के पीछे पड़ा है। तो ये एमसीडी ने नहीं किया है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। आपको कराना है तब तक कराना है, और फिर आपके अपने हित में है। आप तो एक तो ये मैंडेटरी है, और दूसरा हाई कोर्ट का जजमेंट है। बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट तो टाला-टाली कर रही थी, एमसीडी टाला-टाली कई साल से चल रहा था। तो दूसरा ये मैंडेटरी, दूसरा आपकी बिल्डिंग जब जो डिजाइन हुआ था, बंसल साहब ने बताया, तो दिल्ली जोन 3 में था। तो सारी बिल्डिंग डिजाइन तो जोन 3 के हिसाब से की गई। अब जो अच्छे आर्किटेक्ट है, जैसे हमारी बिल्डिंग उन्होंने कहा जोन 4 के लिए भी ठीक है, लेकिन हो सकता सब बिल्डिंग में हालत में द्वारका का हाल आप देख। तो आप आज नहीं कराएंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यदि नहीं कराएंगे तो आगे जाके कोई अब दिल्ली को मैं कहता हूँ जोन 4 दिल्ली जोन 5 में ही जा सकता है। ये 15 मीटर के ऊपर के लिए ही है ना ये वाला, तो अभी मैंडेटरी नहीं। ये सवाल इधर बताएंगे बंसल साहब, ठीक है, खत्म हो गया। वैसे मैं तो आपको अपने क्लाइंट फीडबैक देने सर, तो इसलिए तो बंसल साहब तो जवाब नहीं दे रहे ना अभी। तो दे रहे हैं पैसा, तो देंगे। तो इन्होंने मतलब मैंने कहा था कि दिल्ली में हमारी पहली रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, मैं कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी कहा भाई साहब, वो तो 90% यहाँ पे हो चुका है। स्ट्रक्चर के बारे में ही चर्चा है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैंने उसके बाद अब क्या है, बंसल साहब हमारे रेगुलर क्लाइंट हो गए। बढ़िया, अच्छी बात। और भी हम अब 10 काम इनसे कर रहे हैं। जितने भी बिजनेस बंसल है सबके परमानेंट क्लाइंट हैं। भारत अपार्टमेंट से इन्होंने काम कराया है। अगर वो यहाँ पर उपस्थित है, एक मिनट, तरुण जी भारत अपार्टमेंट से थे। चलिए कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आंसर ले लें। आइए भाई साहब, आप ना पूछे क्या कहना चाहिए। 15 मीटर से ऊपर वालों के लिए ही है ये स्ट्रक्चरल ऑडिट मैंडेटरी। अपना नाम और सोसाइटी का नाम। मैं बीडी वटवानी, ट्रेजरर, तक्षशिला सोसाइटी। यस, क्योंकि ये डायरेक्ट YouTube पे जा रहा है, सब जो आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है, बताइए। as far as guideline of the court is concerned, it is very clear that this structure audit should be performed for building having height of more than 15 meters. But it is now my personal feeling, MCD has no record to identify whether this society is 15 meter, this structure is 15 meter or 12 meter or 13 meter. Then things will come something like this. Somebody will say, भाई साहब इधर चर्चा।
Somebody will say my building is 15.2 meter, whether we should go for structural audit or not. So MCD has taken a stand that they have issued the notices to each and every society. This is my feeling. Can I respond and say that it is my case, it is not 15 meters? For this, the decision by this again I am saying it is my personal feeling. For this, yes, sir? मैं इसमें क्लैरिफिकेशन दे दूं। इनिशियली ये जब बात शुरू हुई थी स्ट्रक्चर ऑडिट की तो 15 मीटर से अबव और 30 इयर्स बिल्डिंग एज के शुरू हुई थी, लेकिन अभी उसके बाद में कोर्ट में जैसे जैसे प्रोसीडिंग चलती गई, जैसे जैसे एनबीसी कोड रिवाइज होते चले गए, जैसे जैसे सिस्मिक जोन चेंज होते चले गए, तो इसमें भी चेंजिंग आई है। जो डिफरेंट बीच में सर्कुलर निकल चुके हैं, जिसमें 2001 से पहले की जितनी भी बिल्डिंग है उनको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना जरूरी है, पहली बात। और दूसरा, उसमें 15 मीटर भी अब कवर है क्योंकि वो 30 साल 2001 से पहले की है और एनबीसी कोड रिवाइज हो चुके हैं। इसी में वो अलग इशू जो एनबीसी कोड वगैरह में उनको सबको कोरिलेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो आ जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। पहले हमारे को टेक्निकल डिटेल नहीं पता लग रही थी, कॉस्ट नहीं पता लग रही थी, अब सारी चीजें क्लैरिटी हो गई है। तो हम कानून बता रहे हैं कि 15 मीटर से ऊपर और एज दोनों का पॉइंट हो गया है, तो इसलिए अगर 2 इंची भी ऊपर है तो कॉर्पोरेशन तो देखो फिर तो अपनी माया कर देगी। नहीं है, उससे है तो कम। आप उनको जवाब दे सकते हो। एक फैक्टर